जब हमने ये जान लिया कि अमाइनो एसिड जुड़ कैसे रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और उससे क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, लॉन्ग चेन बन गई, तो अब क्या ये चेन ऐसे सीधी रहेगी क्या? ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव आएंगे, चेन इधर उधर फोल्ड होगी। यही सब स्ट्रक्चर के लेवल्स प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सबसे पहला लेवल वही है जब हमारे पास स्ट्रेट चेन है बिना फोल्डिंग के, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। यही मीनिंग लिखा है कॉन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर में। पहला जो लेवल आता है स्ट्रक्चर का वो है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग भी क्या बनता है? प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर का मीनिंग बनता है अनफोल्डेड, क्रिटिकल वर्ड, अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। बिना किसी फोल्डिंग के जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या उसमें कोई भी अमाइनो एसिड आप अपनी इच्छा से लगा दोगे? नहीं। हर एक प्रोटीन का एक डिफाइंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। तो दूसरा क्रिटिकल वर्ड है डिफाइंड। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई आप कहें जैसे हार्मोनल प्रोटीन है, जैसे आप कहें इंसुलिन है, तो इंसुलिन में क्या किसी भी प्रकार के अमाइनो एसिड जोड़ दोगे इंसुलिन बन जाएगा? नहीं, इंसुलिन की अपनी एक सीक्वेंस है। और भी कोई प्रोटीन ले लें, एंजाइम ले लें, हर प्रोटीन की अपनी एक डिफाइंड सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की। तो एक डिफाइंड सीक्वेंस बिना फोल्डिंग के हो वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब क्लियर किया है कि हर प्रोटीन की सीक्वेंस सेम नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रोटीन के लिए उसकी अपनी डिफाइंड सीक्वेंस यदि बिना फोल्डिंग के हो, स्ट्रेट लाइन में एक अमाइनो एसिड एक के बाद एक जुड़े हो, तो यही क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखो कैसे एकदम आसानी से रिप्रेजेंट किया है। ये आसानी से रिप्रेजेंट किया है। ये मैंने अमाइनो एसिड लिए, ये सपोज अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को जोड़ता चला गया। ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है, पहला इधर, ये नंबर 2 आ गया, 3 4 5 6 ऐसे जुड़ते चले गए, ये चेन बन गई। चेन बनाने में ये सब क्या है? अमाइनो एसिड्स है। इनके बीच में बॉन्ड कैसे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सब क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ये सब पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अब इनको जोड़कर चेन बना ली। इस चेन में आपको क्या नोटिस करना है? इस चेन में अभी एक तो कोई फोल्डिंग नहीं है, सीधे सीधे चेन रखी हुई है। यही पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये इसका पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर यहां तैयार हो गया। ये अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। फिर यहां पर और क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या है? जब आप ऐसी अनफोल्डेड चेन को देखेंगे तो हमेशा इसमें लेफ्ट टर्मिनल, इसीलिए इधर से बता रहा हूं, लेफ्ट टर्मिनल या स्टार्टिंग साइड में अमाइनो ग्रुप फ्री पाया जाएगा और राइट टर्मिनल में कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री पाया जाएगा। पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? जब आपने देखा था अमाइनो एसिड जोड़े थे तो अमाइनो एसिड में पहले को आप जोड़ेंगे दूसरे से तो पहले का कौन सा ग्रुप यूज होगा? कार्बोक्सिल। यहां कार्बोक्सिल ग्रुप रहा होगा और इसका कौन सा ग्रुप यूज होगा? अमीनो। तो यहां पर कार्बोक्सिल और यहां अमीनो के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसका कार्बोक्सिल, इसका अमीनो, फिर कार्बोक्सिल अमीनो, कार्बोक्सिल अमीनो, कार्बोक्सिल अमीनो, कार्बोक्सिल अमीनो, कार्बोक्सिल अमीनो। और ये कार्बोक्सिल तो खाली है क्योंकि आगे किसी अमीनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं। इधर अमीनो ग्रुप खाली है, NH2 ग्रुप खाली है क्योंकि इधर कोई अमीनो एसिड है ही नहीं। तो बॉन्ड ऐसे ही बनता जाता है। मतलब किसी भी अमीनो एसिड को आप रखेंगे तो ऐसे अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अगला अमीनो एसिड किससे जुड़ेगा? कार्बोक्सिल से। तो इधर कौन खाली है? इधर कौन खाली है? अमीनो ग्रुप। और ऐसे करते करते बॉन्ड बनते बनते चेन बन जाएगी। तो आखिरी में कौन खाली होगा? आखिरी में खाली होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्टिंग या लेफ्ट टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप फ्री है? अमाइनो ग्रुप। और राइट टर्मिनल पर कार्बोक्सिल ग्रुप। अब बच्चे का क्या सवाल आता है, सर अगर ये चेन को यूं घुमा के रख दे तो? ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन है लिखने का। आप इस चेन को पलट के सवाल नहीं बना सकते कि आपने लिया जी यूं रखी है
तो हम तो ऐसा करते हैं सर, इसको यूं घुमा देते हैं ना, ऐसे घुमा के क्वेश्चन बनाना अलाउड नहीं है। ये स्टैंडर्ड है कि आप जब लिखेंगे तो ये 1 से 2 इधर ही जाएगा, इसलिए पहला अमाइनो एसिड इधर आएगा और आखिरी अमाइनो एसिड इधर आएगा। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि राइट टर्मिनल पर कार्बोक्सिल ग्रुप खाली है और लेफ्ट टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप खाली है। तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ से 2 पॉइंट कवर किए हैं, एक तो ये बिना फोल्डिंग की पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई है, बताया है अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और यहां पर कौन खाली है। और क्वेश्चन पूछ लेगा छोटे बच्चों वाले, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे अमीनो एसिड से एक कम, क्योंकि बीच में है ना पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 7वां अमीनो एसिड है आपके इसमें, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कम होगा क्योंकि वो तो बीच में है अमीनो एसिड के, उस किनारे पर तो खाली है, इसलिए ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद पॉइंट आता है डिस्कशन में, ये अच्छे लेवल के टेक्निकल पॉइंट में, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग फर्दर फोल्डिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर खुद तो फोल्ड नहीं है, लेकिन फोल्डिंग कैसी होगी इसको डिटरमाइन करने में इसका रोल है। पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग कैसी होगी डिटरमाइन करने में, डिटरमाइनिंग वर्ड देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर खुद फोल्डेड है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही लिख चुका अनफोल्डेड है, लेकिन फोल्डिंग कैसी होगी ये यही डिसाइड करेगा। क्यों, ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेट, इसमें जो अमीनो एसिड आ रहे हैं उनका केमिकल नेचर ही इस बात को डिसाइड करेगा कि ये किस प्रकार का फोल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करेगा, डिटरमाइन करेगा ये आगे की फोल्डिंग कैसी होगी। और इसका ये भी मतलब है कि अगर इसकी सीक्वेंस में अमीनो एसिड बदल दिए जाएं तो कोई एक भी अमीनो एसिड बदलने पर इसकी फर्दर फोल्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी अमीनो एसिड, मतलब कोई एक भी अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदल देंगे, इज चेंज्ड, देन इट अफेक्ट्स फर्दर फोल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन फंक्शंस। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को प्रभावित करेगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। फिर बोलूंगा, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है ना, अनफोल्डेड होता है, लेकिन इसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस ये डिसाइड करती है कि आगे कैसी फोल्डिंग होगी, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्योंकि सब केमिकल नेचर से डिसाइड हो रहा है। अगर आपने अमीनो एसिड बदल दिए, केमिकल नेचर बदल गया, केमिकल नेचर बदल गया तो उनके आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण आगे की फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। एक एग्जांपल लिया इसको समझाने के लिए, जिसका डिटेल तो आप वैसे 12th में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में आता है, लेकिन यहां आप आसानी से समझ सकते हैं, इजी पॉइंट है। उतना पॉइंट लिया है जितना आपके इस 11th के पार्ट से संबंधित है। सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। आरबीसी की शेप एबनॉर्मल हो जाती है, ऐसे किनारे इसमें नुकीले हो जाते हैं आरबीसी के। सिकल जैसे जिसको बोलते हैं, जैसे कुल्हाड़ी जिसके किनारे नुकीले होते हैं दोनों तरफ, नुकीले किनारे आ जाते हैं दोनों तरफ। शेप डिस्टर्ब हो गई। क्यों डिस्टर्ब हुई, एक तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये कम हो गई। डिस्टर्ब क्यों हुई, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर होती है, सबको जानकारी होगी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन, उसकी बीटा चेन, मल्टीपल चेन होती है उसमें, उसकी बीटा चेन में छठी पोजीशन पर अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। इसको बदल के इसकी जगह यदि दूसरा अमीनो एसिड आ जाए वेलिन, तो दोनों के केमिकल नेचर में अंतर है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की फोल्डिंग, मतलब हीमोग्लोबिन की शेप अफेक्ट होगी, और अंदर भरे हुए प्रोटीन की शेप अगर अफेक्ट होगी तो जो सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है वो आरबीसी भी नहीं बचेगा। तो प्रभाव देखो क्या 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 हुआ।
हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठी पोजीशन पर क्या था, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह कौन सा अमाइनो एसिड आ गया, वैलिन। इसका प्रभाव हीमोग्लोबिन पर, हीमोग्लोबिन की वजह से किस पर प्रभाव, आरबीसी पर। आरबीसी कैसा हो गया, सिकल शेप्ड। इससे साथ में क्या प्रभाव पड़ा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। तो इसका मतलब यदि एक छोटा सा बदलाव भी हो गया तो यह बॉडी में महाभारत खड़ा कर सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है ये बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब किसी प्रोटीन के अंदर एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज हो जाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे उसकी फर्दर फोल्डिंग, जिस सेल में वो काम कर रहा है उसके फंक्शंस वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके आपको क्लियर अंदाजा लगेगा कि एक भी अमाइनो एसिड चेंज होने का कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। यही हमने पिछले पॉइंट में कहा था कि आगे फोल्डिंग कैसी होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। और अगर कोई अमाइनो एसिड चेंज हो गया, इफ एनी अमाइनो एसिड इज चेंज देन इट अफेक्ट्स फोल्डिंग एज वेल एज प्रोटीन फंक्शन। ये उसके फोल्डिंग को, प्रोटीन फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ये एकदम स्ट्रेट क्लियर पॉइंट है। इनके केमिकल नेचर में अंतर है, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन के। तो इसलिए इतना भारी प्रभाव, जहां पर केमिकल नेचर में अंतर कम होगा किसी केस में तो प्रभाव कम पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। यहाँ अंतर ज्यादा है केमिकल नेचर का, तो इस कारण से प्रभाव भारी पड़ रहा है और इतना बड़ा डिस्टर्बेंस, इतना डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है इस एक बदलाव से, इस एक छोटे से बदलाव से। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट टिप्स पे आने चाहिए। अनफोल्डेड स्ट्रक्चर, लेफ्ट टर्मिनल पर कौन खाली, अमाइनो ग्रुप, राइट टर्मिनल पर कार्बोक्सिल ग्रुप। डिफाइंड सीक्वेंस, इस डिफाइंड सीक्वेंस में एक भी अमाइनो एसिड बदलोगे तो क्या आगे की फोल्डिंग और फंक्शन प्रभावित होंगे, यस। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये क्रिटिकल पॉइंट प्राइमरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो अनफोल्डेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या वो ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा ना, उसमें वो कुछ वर्क नहीं कर पाएगा। सीधा जो थ्रेड था हमने कहा उसमें कोई वर्क नहीं होगा, इसकी फोल्डिंग होगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है डिस्कशन में प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट पहले क्या बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा, कैसे फोल्ड होगा वो भी डिस्कस करेंगे, उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कहा था बिना फोल्डिंग का, अब फोल्ड करेंगे, क्या तैयार करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें दो मुख्य प्रकार हैं जिनका एनसीईआरटी भी डिस्कशन करता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। पहले डिस्कशन किसका आ गया, अल्फा हेलिक्स का आ गया हमारे यहाँ पर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम में, कैसे लिखा मैंने, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उनमें अल्फा हेलिक्स की जो फोल्डिंग पाई जाती है वो राइट हैंडेड फोल्डिंग होती है या क्लॉकवाइज फोल्डिंग होती है। क्या है क्लॉकवाइज फोल्डिंग, आपके सामने उसको बना के दिखाऊंगा। पहले टर्म याद करना है, राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज फोल्डिंग होती है। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हम आर्टिफिशियली करना चाहें तो आड़ा तिरछा किधर कोई कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल किसी फोल्डिंग की बात नहीं कर रहे। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो फोल्डिंग पाई जाती है वो किस कैटेगरी की है, वो है राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज फोल्डिंग पाई जाती है। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड करेंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए। उसमें हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार का तो हमें क्या करना है, हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज फोल्डिंग करनी है। आपके सामने ड्रॉ करूंगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देखनी है, उसी को राइट हैंडेड बोलते हैं साइंस में, कि राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें अनफोल्डेड स्ट्रक्चर की। पहले जब अनफोल्डेड था तो सीधा थ्रेड था, अब उसको मैं कॉइल कर रहा हूं हेलिक्स के रूप में, ये कॉइल कर रहा हूं हेलिक्स के रूप में। इधर ध्यान देना है हाथ पर, राइट हैंडेड, यूं क्लॉकवाइज घूम के आएगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ये जा रहा क्लॉकवाइज,
ये क्लॉकवाइज हेलिक्स बन रहा है, क्लॉकवाइज हेलिक्स फॉर्मेशन ये आपके सामने बनाया है, क्लॉकवाइज हेलिक्स फॉर्मेशन। इस प्रकार का जो हेलिक्स बनता है यही कहलाता है राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज हेलिक्स। ये हेलिक्स तैयार हो गया। अब ये हेलिक्स मेंटेन कैसे रहेगा, ये इसी फॉर्म में फोल्ड रहे, सीधा ना हो जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ बॉन्ड इसकी सपोर्ट करेंगे। तुरंत नाम आ गया इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में किसका रोल है, इंट्रा चेन। ये पूरा एक ही थ्रेड था प्रोटीन का, इसको मैंने फोल्ड किया तो ये एक ही चेन है, इसमें ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो क्या कहलाएंगे, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपके सामने अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना है। ये ऐसे खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो करते हैं। इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर के अंदर तैयार हो गए। अब ये इसको वापस ओपन होने नहीं देंगे, तो ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बनता है फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी का कारण बताओ, कौन उसको स्टेबल बना रहा है। एकदम स्ट्रेट आंसर आ गया, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा चेन भी याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में इंटर वाला ऑप्शन आएगा। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पॉइंट आता है, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, भारी पॉइंट है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स इज 100 डिग्री। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है आपका। दो एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो 100 डिग्री है। और फिर आगे कहा है कि इसका अर्थ ये बनता है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स आर प्लेस्ड इन ईच राउंड। हर एक राउंड में 3.6 अमाइनो एसिड है। खूब ध्यान से पहचानना है, ध्यान से सुनना देखना है। आपका बेसिक मैथमेटिक्स यूज करूंगा। जैसे अगर ये अमाइनो एसिड्स हैं तो इनके बीच में अभी एंगल कितना, 0 डिग्री, अब कितना 90 डिग्री, और इसको अगर थोड़ा और घुमा दूं तो 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री हुआ है, दो अमाइनो एसिड के बीच में 100 डिग्री, फिर उसके बाद अगला आएगा तो और 100 डिग्री। ये इसका मतलब 200 डिग्री कवर हो गया, और आएगा 300 डिग्री कवर हो गया, क्योंकि 100 डिग्री 100 डिग्री 100 डिग्री। अब आगे आपका बेसिक मैथमेटिक्स अगेन, एक राउंड में टोटल कितना डिग्री होते हैं, 360, और 360 है तो क्या आगे और 100 डिग्री बचा है, नहीं, आगे तो 60 डिग्री का ही अंतर बचा है। और अगर आगे 60 डिग्री का ही अंतर बचा है तो जब चौथा अमाइनो एसिड रखोगे तो वो पहले वाले को पार कर जाएगा, पहले वाले को पार कर जाएगा चौथा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अमाइनो एसिड तो उसी राउंड में पूरे आ गए और चौथा अमाइनो एसिड उसको पार कर गया। दोबारा समझना, अमाइनो एसिड नंबर 1 2 100 डिग्री 3, ये यहां से काउंट हो रहा है पूरा, इसके बीच सेंटर से काउंट होता है, सेंटर से इसके, क्योंकि अमाइनो एसिड की भी अपनी कोई चौड़ाई होगी। कई बच्चे सवाल करते हैं सर अमाइनो एसिड की अपनी भी चौड़ाई है, उसको कैसे नापेंगे, किनारे से नापेंगे, नहीं, सबके बीच से नपता है, सबके बीच से नपता है, तो इसका आधा ही काउंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार 100 डिग्री, 2 बार 100 डिग्री, फिर तीसरी बार 100 डिग्री, क्या आगे और 100 डिग्री बचा है, नहीं, एक राउंड में 360 डिग्री होते हैं, तो चौथा अमाइनो एसिड राउंड से बाहर निकल जाएगा, राउंड से बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब चौथे अमाइनो एसिड का केवल 60% भाग या 0.6 पार्ट उस राउंड में आया, इसलिए 3 अमाइनो एसिड पूरे और चौथे अमाइनो एसिड का कुछ भाग आधे से थोड़ा ज्यादा उस एक राउंड में आता है। इसको कहते हैं 3.6 डिग्री अमाइनो एसिड्स पर टर्न। एक राउंड में कितने अमाइनो एसिड, 3.6, कहीं कहीं 3.5 भी आ सकता है, कोई, ये तो एक्यूरेट लिखा हुआ है। अगर 3.6 आंसर नहीं है तो 3.5 भी लगाएंगे कि एक राउंड में 3.6 अमाइनो एसिड आते हैं। तो स्टेबिलिटी आ गई राउंड में, ये एंगुलर सेपरेशन याद रखना है, और
3.6 अमीनो एसिड। फिर आगे पॉइंट आता है, इसको दोबारा भी यूज करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सब बहुत अच्छे लेवल के पॉइंट है, आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ nth अमीनो एसिड एंड NH of N+4। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ nth अमीनो एसिड और N+4। पहले अब यहां जो चर्चा चल रही है वो चल रही है काउंटिंग की, किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इस स्ट्रक्चर पर ही दोबारा पहचानेंगे। ये कहना चाह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अगर यहां पर ये पोजीशन पहचानेंगे, ये nth अमीनो एसिड था, तो जो इसके सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो N+4 मतलब 5वां अमीनो एसिड होगा। इट मीन्स ये लगभग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। N+4 मतलब ये 5th अमीनो एसिड हो गया। तो जो यहां इसके सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो उससे अगला 5वां अमीनो एसिड है। ये इसके साथ बना रहा है तो यहाँ 6ठा होगा। तो ये अगर ये N+2 है तो ये N+5 हो जाएगा। तो यहां से काउंटिंग चलती है, मतलब अपने से 5वां आगे अमीनो एसिड, nth का हाइड्रोजन बॉन्ड N+4 के साथ, मतलब घूम के इस प्रकार से आता है कि वो 5वां अमीनो एसिड लगभग वहां उसके पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छे से रट्टा रखना है, nth का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, N+4। क्योंकि आपसे तो कोई ड्रॉ करवा के नहीं देखेगा, एनसीईआरटी ने अलग से ड्रॉ करा के कोई ये ट्रिक के काउंटिंग नहीं दी है ये, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। nth का हाइड्रोजन बॉन्ड N+4 के साथ यहाँ पर बनेगा। मैंने काउंटिंग करके बताई, ये अगर nth है, N+1, N+2, N+3, N+4, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये बात पूरे हेलिक्स में ही लागू होगी, पर आपको एक ही बार याद करनी है। लेकिन साथ में मैंने ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन किस किस के बीच में रहा है। nth का कार्बोक्सिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीजन और इसका नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, वो फिर केमिस्ट्री है, लेकिन आपने बायोलॉजी में तो याद रखने वाली बात है, अपन उनके केमिकल नेचर में नहीं जा सकते। यहाँ याद रखना होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और NH ग्रुप। कार्बोक्सिल किसका, nth का, अमीनो ग्रुप किसका, N+4 का। आप और क्या पॉइंट अराइज कर सकते हैं कि सर ये तो पहले पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके, बिल्कुल पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके। पेप्टाइड बॉन्ड तो अपने से अगले के साथ बना रहे हैं, क्या उसके बाद भी इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी बच जाती है? यस, तब भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी बचती है, और ये मौका पड़ने पर, फोल्डिंग होने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जो अब ये बना रहे हैं। अल्फा हेलिक्स एक कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कॉम्पैक्ट क्योंकि कोइल हो गया ना, तो एक लंबा जो पॉलीपेप्टाइड था वो छोटे में समेट गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कैसे प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? फाइब्रस प्रोटीन्स में। फाइब्रस प्रोटीन्स आर रिच इन अल्फा हेलिक्स, जैसे केराटिन, हेयर बनाने वाला, बाल वाला जो प्रोटीन है उसमें भारी मात्रा में अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। साथ में कोलेजन, पहले भी जिक्र आया था इसका, जो कोलेजन प्रोटीन है ये एकदम प्योर अल्फा हेलिक्स होता है। इसलिए क्या लिखा है कि कोलेजन वाले प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स ही इसकी फंक्शनल फॉर्म है। फंक्शनल फॉर्म क्या कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से बनता है क्वेश्चन इस पर। क्या अल्फा हेलिक्स के बाद और भी फोल्डिंग हो सकती है? यस, पर किस में नहीं होगी? कोलेजन में नहीं होगी। ये इसी रूप में फंक्शन करेगा, इसको और फोल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कहते हैं फंक्शनल फॉर्म है। यही इसके लिए फाइनल फोल्डिंग होती है कोलेजन में, बाकी प्रोटीन में होगी। कोलेजन में अल्फा हेलिक्स ही फाइनल फोल्डिंग है, और फोल्डिंग नहीं होगी। ये अल्फा हेलिक्स की सब चर्चा आ गई। क्या क्या पॉइंट याद करने हैं? हेलिक्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ही क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड। स्टेबिलिटी, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में? nth एंड N+4। और नॉलेज बढ़ानी हो तो nth का C डबल बॉन्ड हो और N+4 का NH।
ऐसे रिवाइज करना है, बिना देखे रिवाइज करना है। देखने के बाद जब आप ऐसे रिवाइज कर लेंगे तभी दिमाग में बैठेगा ये। फिर इसके बाद पॉइंट आता है यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स का, कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उनमें अल्फा हेलिक्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 2 एग्जांपल दिए हैं, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपका। कॉम्पैक्ट एकदम आसान है, कोइल कर दिया तो कॉम्पैक्ट हो गया स्ट्रक्चर। फिर दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट अगेन जैसे अल्फा हेलिक्स आपके सामने क्लॉकवाइज था वो ड्रॉ करके दिखाया, शीट को भी आपके सामने ड्रॉ करेंगे, आपको दिखना चाहिए शीट में क्या हो रहा है। जो हमारे पास पहले अनफोल्डेड स्ट्रक्चर था अब हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। ये देखना बीटा प्लेटेड शीट, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी लंबी, कहीं मैंने तोड़ा तो नहीं ना, इसी को लेके आ रहा हूं। इसको ऐसे शीट के रूप में घुमाया, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बीटा टर्न। बीटा टर्न घुमाव है और कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, H बॉन्ड्स जिनको लिखा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अब यहां पर और क्या पॉइंट आएगा, क्या इसके साथ और भी शीट आ सकती है? बिल्कुल। अब देखो इससे अलग बिना जोड़े एक और शीट बना रहा हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड तो है पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं जोड़ी है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड शीट के आधार पर, बहुत ध्यान से देखना है, ये शीट है, ये शीट है, शीट यहां खत्म हो गई, आगे टर्न है, शीट फिर नई शुरू हो गई टर्न के बाद, और ये अलग शीट है। इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन भी अलग है और शीट भी अलग है। इन दोनों में चेन सेम आ रही है पर शीट अलग अलग है। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसको इंटरचेन क्यों कह रहे हैं? ये टर्म शीट के हिसाब से काउंट होता है। 2 अलग अलग शीट में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं, जो बीटा प्लेटेड शीट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हाँ, कईयों के दिमाग में सवाल चलता है ये आप अल्फा और बीटा क्या कह रहे हो, बताऊंगा मीनिंग भी, अभी पहले नाम याद करना है। बीटा प्लेटेड शीट में ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनाकर दिखाए, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्फा हेलिक्स में क्या थे? इंट्राचेन, पूरा एक जैसी फोल्डिंग थी, वो इंट्राचेन कहलाते हैं। यहां पूरी एक जैसी फोल्डिंग नहीं है, बीच में टर्न वगैरह आ रहा है, ये कहलाते हैं इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर जो है ये मोर एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। कॉइलिंग जो होती है वो कम हिस्से में ज्यादा को लपेटती है, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है। ये उसकी तुलना में फैला हुआ स्ट्रक्चर है, लेस कॉम्पैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से होल्ड करना है, कंपैरिजन पूछा जाता है। और ग्लोबुलर जो प्रोटीन होते हैं, बॉल लाइक जो होते हैं फोल्डिंग, उनके अंदर और एंजाइम्स के अंदर मुख्य रूप से बीटा प्लेटेड शीट ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एग्जाम्पल दिया सिल्क प्रोटीन का, ये धोखा देने वाला एग्जाम्पल है। बच्चा अपने दिमाग में क्या सोचता है कि अच्छा सिल्क प्रोटीन है, अच्छा इससे कपड़ा बनता है तो थ्रेड होगा जी, फाइबर होगा, तो फाइबर होगा तो क्या करें, अल्फा हेलिक्स लगा देते हैं ना। सिल्क प्रोटीन जब नेचर में नेचुरल बनता है तब वो स्ट्रेट धागे जैसा नहीं होता है, वो बीटा प्लेटेड शीट की फोल्डिंग वाला होता है। उसको तो हम बाद में ट्रीटमेंट करके उसका सिल्क फाइबर तैयार करते हैं। सो बी केयरफुल, सिल्क फाइबर जरूर होता है लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के बाद फाइबर बनता है, पहले वो बीटा प्लेटेड शीट रीच होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका आंसर अल्फा हेलिक्स नहीं है। तो सिल्क प्रोटीन इज रिच इन विच काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? बीटा प्लेटेड शीट। अब यहां पर हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। जो मैंने कहा कि आपके दिमाग में सवाल आता है कि ये अल्फा और बीटा क्या है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है।
जो स्ट्रक्चर पहले डिस्कवर हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसको बोल दिया अल्फा, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको बोल दिया बीटा। केवल इतना ही मतलब है। तो अल्फा हेलिक्स पहले ऑब्जर्व किया गया तो हेलिक्स को बोल दिया अल्फा, और जो शीट है वो बाद में डिस्कवर हुई तो उसको बोल दिया बीटा। केवल इतना ही मीनिंग है। तो उसके अल्फा बीटा का उसके स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। इट इज ओनली द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। तो डिस्कवरी किस सीक्वेंस में हुई है उससे रिलेटेड है, और बाकी और कोई मतलब नहीं है। तो दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहचान लिए, अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड शीट भी। सेकेंडरी तक की स्टोरी हो गई है। एक बार कनेक्टिविटी जोड़ूंगा। पहले जो आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा वो क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर बिना फोल्डिंग के। मैं इसको अपने आप पर अप्लाई करके बताता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिना फोल्डिंग के, ये ऐसे स्ट्रेट प्राइमरी स्ट्रक्चर बिना फोल्डिंग के। अब इसका अल्फा हेलिक्स बनाना है तो फोल्ड कर दो, एक प्रकार का। दूसरा बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। तो इसका मतलब अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट, दो प्रकार के स्ट्रक्चर हो गए। तो हम एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर को दो प्रकार से फोल्ड करना सीख चुके हैं, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के रूप में। अब आगे कहानी आती है, वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। मतलब सेकेंडरी के बाद और फोल्ड कर दें तो टर्शरी बनेगा। अब मैं पूरी सीक्वेंस एक साथ बनाऊंगा। सेकेंडरी के बाद और फोल्ड कर दें तो टर्शरी बनेगा। पूरी सीक्वेंस आपके सामने ड्रॉ होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर था ये बिना किसी फोल्डिंग के, जिसके राइट टर्मिनल पर COH और लेफ्ट टर्मिनल पर NH2, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब मैं इसकी फोल्डिंग करूंगा और फोल्डिंग करके ये बनाया स्ट्रक्चर मैंने। हाँ, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, बहुत होशियारी से समझना है। इसका मतलब मैंने एक ही प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तुरंत दिमाग में सवाल आएगा, इसमें तो आपने एक में ही हेलिक्स भी बना दिया, शीट भी बना दी, क्या ऐसा पॉसिबल है? पक्का यही दिखाना चाहता हूं कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, प्राइमरी जब वो अनफोल्डेड थी, फोल्ड होने पर उसी का कुछ भाग अल्फा हेलिक्स हो सकता है और उसी का कुछ भाग बीटा शीट हो सकता है, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग में। अब दो लेवल आ गए जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसकी फर्दर फोल्डिंग करूंगा, आगे फर्दर फोल्डिंग आएगी, आगे आगे फोल्डिंग आती है इसकी टर्शरी फोल्डिंग। फर्दर फोल्डिंग का साथ देखना कैसे फोल्ड करूंगा। पिछले स्ट्रक्चर में ध्यान से देख लो, हेलिक्स, बीटा शीट, फिर हेलिक्स। अब इनका क्या करने वाला हूं, इन टुकड़ों का जो कंटिन्यूटी में है बनते हुए देखना है। ये आया हेलिक्स, बीटा शीट एक एंगल पे रखी है, और फिर यहां से हेलिक्स, ये आ गया। अब देखो ऐसे है, यूं गया है, अब इनके बीच में ये वही प्रोटीन है। अब इसमें फोल्डिंग आ गई फर्दर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बन गया ये टर्शरी स्ट्रक्चर। इस टर्शरी स्ट्रक्चर में एक एक करके पॉइंट आएंगे, अप्लाई करता जाऊंगा मैं। आप देख लो, फर्दर फोल्डिंग हो गई है। पहले कैसे था? पहले स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट। नाउ फर्दर फोल्डिंग। अब अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट सीधे नहीं रखे हैं, उनके अंदर भी एंगल आ गए हैं। इसके परिणाम क्या होंगे इन एंगल्स के आने के? अमाइनो एसिड्स डिस्टेंटली प्लेस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया पॉइंट है, अप्लाई होते हुए देखना है, may come close together and play an important role in some function। अप्लाई होते हुए देखना, जो अमाइनो एसिड
सपोज अगर यहां पर प्रेजेंट है और जो अमाइनो एसिड यहां प्रेजेंट है, ये अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत दूर दूर है। अब जब फोल्डिंग हुई तो ये सपोज यहां आ गया, ये यहां आ गया। सेकेंडरी में भी अभी अभी बहुत दूर है, लेकिन क्या टर्शरी स्ट्रक्चर इनको पास पास ला सकता है? ये रहा टर्शरी स्ट्रक्चर इनको पास पास ला सकता है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जब इनकी फोल्डिंग हो रही है तो थोड़ा सा यहां दिखाया मैंने उसको, क्योंकि मुझे इनको पास दिखाना है, तो ये यहां पर आ गए। अब इसका मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो बहुत दूर दूर थे, इसको मैंने यहां से थोड़ा सा रिप्लेस करके यहां दिखाया, क्योंकि मुझे टर्शरी से ही एग्जांपल लेना है। अब यहां पर अगर इनकी ये ओरिजिनल पोजीशन थी तो टर्शरी में जाकर आप देखो, टर्शरी में जाकर ये पास पास आ गए और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक साथ किसी फंक्शन में, लाइक इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट। पूरे को पढ़ूंगा और फिर उधर करके दिखाऊंगा, अप्लाई होते हुए देखना है। अमाइनो एसिड्स डिस्टेंटली प्लेस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो अमाइनो एसिड प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूर दूर रखे हुए थे वो पास पास आ सकते हैं और मिलकर एक कॉमन फंक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे किसी एंजाइम की एक्टिव साइट में रोल प्ले करना। एक्टिव साइट वो स्थान होता है एंजाइम में जहां पर आकर कोई सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जुड़ता है। अगर ये टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम का है, तो इस एंजाइम में आकर कौन जुड़ेगा? रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। अब रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आपके सामने लाऊंगा, फिर ध्यान देना है। ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट इस गड्ढे में आकर जुड़ रहा है एंजाइम के साथ, ये आ गया रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। अब आप देखो, जो अमाइनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूर दूर थे, टर्शरी में पास पास आए और दोनों मिलकर इस सबस्ट्रेट के साथ यहां पर रिएक्शन को चलाने में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पास पास है। ये गड्ढा जिसमें आकर ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जुड़ा है, यही गड्ढा क्या कहलाता है? एक्टिव साइट कहलाता है। ये जो आकर जुड़ा है ये क्या है? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। और ये गड्ढा जिसमें आकर ये जुड़ा है, ये गड्ढा क्या कहलाता है? एक्टिव साइट कहलाता है एंजाइम की। ये कहलाता है एक्टिव साइट इस एंजाइम की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ने वो गड्ढा, वो स्ट्रक्चर बना के दिया जिसमें सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आकर जुड़ सकता है और रिएक्शन चलेगा और प्रोडक्ट बनेगा। इसका एप्लीकेशन आगे होता हुआ दिखेगा, वापस उसको शो करूंगा क्या क्या पॉइंट है। एक्टिव साइट्स जो मैं पीछे डायग्राम में समझा कर आया वो ये आर द लोकेशंस इन एंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाइंड। एक्टिव साइट किसी एंजाइम में वो स्थान होते हैं जहां पर कोई रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जुड़ता है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैकड़ों बार पूछा गया सवाल कि प्रोटीन किस रूप में फंक्शन करता है? टर्शरी स्ट्रक्चर के रूप में फंक्शन करता है। मैंने कहा कोलेजन का नाम लिया केवल, जहां वो अल्फा हेलिक्स के रूप में काम कर रहा था सेकेंडरी में। बाकी प्रोटीन किस रूप में काम करेंगे? टर्शरी में। क्यों करेंगे? क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ही वो सूटेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें ऐसे क्रिवाइसेस मतलब गड्ढे उपस्थित हो जहां कोई सबस्ट्रेट जुड़ सके एक्टिव साइट पर। अब एक बार बोलूंगा और फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्रोटीन प्राइमरी फंक्शन स्ट्रक्चर में वर्क करता है क्या? ना। सेकेंडरी में करता है, एक एग्जांपल कोलेजन। बाकी किस में करते हैं? टर्शरी में। टर्शरी में ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे गड्ढे उपस्थित हों, ऐसी क्रिवाइसेस उपस्थित हों जहां आकर कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ सके, वो केवल टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे स्थान उपलब्ध नहीं कराता। अपनी आंखों से देखना है।
क्या इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसा कोई स्थान दिख रहा है जहां आकर सबस्ट्रेट उस गड्ढे में फंस जाए, जुड़ जाए? ना। क्या अभी भी दिख रहा है? नहीं, ये बहुत छोटे हिस्से होते हैं, इनमें जुड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। जब इनकी फर्दर फोल्डिंग होगी और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर तैयार होगा तभी वो एक्टिव साइट उपलब्ध होगी, इससे पहले उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए फंक्शन कौन करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? टर्शियरी करेगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा लॉजिक दिया है सारा। अब तीनों लेवल आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के। और क्या क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड? एनी सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर होता है, इससे ज्यादा और फोल्डिंग नहीं होगी। किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इससे ज्यादा फोल्डिंग नहीं होगी। अपने पुराने पॉइंट के सवाल आएंगे। मैंने कहा था ना, फोल्डिंग हो को स्टेबिलिटी देने के लिए कोई चाहिए, तो इस फोल्डिंग को, टर्शियरी को कौन फोल्डिंग को स्टेबिलिटी देगा? अभी भी पुराना नाम जिंदाबाद रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब क्या यहां पर अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड है? मैंने दोबारा दिखाई नहीं है इसमें, मतलब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा तो घिचपिच हो जाएगी, तो क्या इसमें अभी भी यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी में पहला नाम तो किसका आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड का। दूसरा नाम आ गया आयनिक बॉन्ड्स का। आयनिक बॉन्ड क्या है? और कुछ नहीं है, अपोजिट चार्ज वाले अमीनो एसिड्स, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले, अपोजिट चार्ज वाले। मैं चार्ज समझा चुका हूं पहले। एसिडिक अमाइनो एसिड पर कैसा चार्ज बताया था? नेगेटिव। बेसिक अमाइनो एसिड पर कैसा चार्ज बताया था? पॉजिटिव। तो ये अपोजिट चार्ज वाले अमाइनो एसिड जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वही क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये अलग कॉन्सेप्ट है, बना के दिखाऊंगा। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, ये भी शो करूंगा। ये चार इंटरेक्शंस याद रखने हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम पहले आया था, आयनिक बॉन्ड का मीनिंग बता दिया, इन दोनों का समझाऊंगा। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को। पूरी की पूरी लाइन एकदम रखी होनी चाहिए। चारों का नाम एक साथ भी आ सकता है, एक एक करके पूछ सकता है। यहां वही लिखा जो मैंने ऊपर समझाया। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स हैविंग ऑपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज रखने वाले अमाइनो एसिड्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और इस अट्रैक्शन से उस फोल्डिंग को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब पॉइंट आ गया, मैंने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड समझाऊंगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन, सिस्टीन का ही एग्जांपल लिया है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, लॉन्ग। डायग्राम पे ध्यान देना, एक डॉट डॉट इसलिए लगे कि चेन इधर भी लंबी होगी। चेन यूं घूमकर आई, तो मेरा आपसे सवाल अराइज होगा कि एक चेन स्ट्रेट थी, आपने उसको फोल्ड कर लिया, तो आपसे कोई सवाल करेगा कि ये फोल्ड ही कैसे बनी रहे, स्ट्रेट क्यों ना हो जाए? तो आप आंसर देंगे, इसकी फोल्डिंग को बनाए रखने के लिए इनको यहां बीच में किसी चीज से जोड़ दो, तो फिर ये स्ट्रेट नहीं होगी। तो यहां जोड़ने का ये इंपॉर्टेंट काम कौन करेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके बीच में मैं बना कर दिखाऊंगा, CH2SH, CH2SH, ये सिस्टीन है। इसी सिस्टीन को अब मैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा, ध्यान से देखना है। नोटिस करना, यहां था SHSH, अभी मैंने S और S लिखा है, SS। हाँ जी, मेरे नाम का इनिशियल भी है, ऐसे सर। अब ये S और S, इसका मतलब इस सल्फर की एक एक वैलेंसी खाली होगी हाइड्रोजन के हटने से। ये हाइड्रोजन हट जाएंगे तो ये सल्फर की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, जिससे इनके बीच में यहां ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। डाइसल्फाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
2 सल्फर को मिला के। अब ये इस घुमाव को खुलने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तैयार हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब CH2SH CH2SH वाले 2 अमीनो एसिड जहां आमने सामने आ जाएंगे, वो एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके सल्फर का इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस प्रकार से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इस फोल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। कैसा अमीनो एसिड चाहिए? सल्फर कंटेनिंग। नाम याद रखना है। ये रोल प्ले कर रहा है कौन यहाँ पर? सिस्टीन। यही करता है ज्यादातर, इसी का इंपॉर्टेंट रोल है, इसी का एग्जांपल लिया है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात हो गई, केस बच गया हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन का। पहले यह पहचानना है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी को रिपेल करे, पानी को दूर धकेले। पानी को कौन दूर धकेलता है अपनी डेली लाइफ में? घी, तेल जैसे मॉलिक्यूल ये पानी को रिपेल करते हैं, ये कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यही बात अमीनो एसिड के लिए भी सच है। जो घी, तेल जैसा नेचर रखते हैं अमीनो एसिड, जो नॉन पोलर हैं, पानी को रिपेल करते हैं, पानी को रिपेल करते हैं। पानी में नहीं मिलेगा तेल, पानी में नहीं मिलेगा, पानी को तो रिपेल करेंगे। लेकिन क्या ऑयल की एक बूंद दूसरे ऑयल की बूंद से जल्दी मिल जाएगी? तुरंत मिक्स हो जाएगी। इट मींस ऑयल और ऑयल के बीच में अट्रैक्शन है, जबकि ऑयल और वाटर के बीच में रिपल्शन है। तो जो पानी को धकेलेगा वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को, मतलब ऑयल टू ऑयल अट्रैक्ट करेगा। इसको लिखते हैं टेक्निकली अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वही कहलाता है हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। और ये हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन एक वीक इंटरेक्शन है, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। आप तेल की एक बूंद तेल की दूसरी बूंद, उनमें इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये एक बहुत आसान, बहुत वीक, आसानी से बनता है लेकिन एक वीक अट्रैक्शन है। थोड़ी सी भी फोर्स लगेगी टूट सकता है। फिर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं फोल्ड करके लाया, 2 अमीनो एसिड के R ग्रुप लिखे हैं। सपोज ये दोनों अमीनो एसिड नॉन पोलर है, तो जैसा मैंने आपको समझाया, तो क्या इन दोनों नॉन पोलर अमीनो एसिड के बीच में आपस में कुछ अट्रैक्शन होगा? यस, इनके बीच में आपस में कुछ अट्रैक्शन होगा। और इनके बीच में जो ये आपस में अट्रैक्शन है, यही कहलाता है हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। और यह भी इस चेन की फोल्डिंग को बनाए रखने में सहायता करता है। अब ये मैंने पहले कह दिया वीक है, ये बहुत आसानी से टूट सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। सब फटाफट अप्लाई करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिना किसी फोल्डिंग के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 प्रकार का, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट। कौन ज्यादा कॉम्पैक्ट? अल्फा हेलिक्स। फाइब्रस प्रोटीन में ज्यादा कौन? अल्फा हेलिक्स। ग्लोबुलर प्रोटीन में ज्यादा कौन? बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा प्लेटेड शीट इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग कर दी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर। फंक्शनल फॉर्म कौन? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कोलेजन को छोड़कर उसमें कौन था? अल्फा हेलिक्स। फिर इसके बाद यहां पर और क्वेश्चन बनते हैं फंक्शनल फॉर्म में। फंक्शनल टर्शियरी क्यों है? क्योंकि ये वो क्रीवाइसिस या गड्ढे उपलब्ध कराता है जहां पर आकर कोई अन्य मॉलिक्यूल बाइंड करके वर्क कर सके, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म। किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर से ज्यादा फोल्डिंग नहीं होगी। फिर पॉइंट आ गया यहां पर स्टेबिलिटी का। 4 पॉइंट बताए टर्शियरी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में: हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। सारे आपको चला के दिखा दिए, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर लिया है, लेकिन ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। ये आपके जो बायोकेमिस्ट्री है उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ये प्रोटीन के बारे में जानकारी लेने का बहुत नेसेसरी हिस्सा है और बहुत अच्छी लर्निंग इससे आएगी। इसको बढ़िया से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ना है।